ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ को संभाला और ध्रुव आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे यशिका का घर था। रात के समय ध्रुव को घर ढूंढने में परेशानी तो हुई थी, क्योंकि बाकी सभी घरों की लाइट बंद थी और यशिका का घर थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था। जाने का रास्ता भी बहुत सकरा था। ध्रुव जैसे तैसे रात के समय यशिका के घर पहुंचा। ध्रुव को पहले नहीं पता था कि यशिका के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब ध्रुव जानता था। इसलिए ध्रुव यशिका के हत्यारों को खत्म करने के लिए बहुत उत्सुक था। ध्रुव ने घर के बाहर पहले एक दिव्य अगरबत्ती जला ली। ध्रुव को नहीं पता था कि ये अगरबत्ती इस भ्रम वाली दुनिया में काम करेगी या नहीं। घर का आंगन बिल्कुल शांत था। कोई हलचल नहीं थी। बस घर के किचन में लाइट चालू थी। ध्रुव को लगा कि ये यशिका ही होगी। ध्रुव चुपके से घर के अंदर चला गया। किचन में यशिका ही थी। ध्रुव के कदमों की आवाज से यशिका पीछे घूमी और ध्रुव को अपने सामने देखते हुए यशिका के हाथ से दूध का बर्तन गिर गया। ध्रुव बर्तन की आवाज से चौंक गया और ध्रुव ने कहा, यशिका, ये तो। पर इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, यशिका ने आकर ध्रुव के मुंह पर हाथ रख दिया और वो ध्रुव को खींचकर अपने रूम में ले गई। यशिका ने ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वापस क्यों आए? यशिका इतना धीरे बोल रही थी कि जैसे मानो वो किसी से डरी हुई हो। जैसे कोई यशिका को सुन लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ध्रुव ने यशिका का हाथ धीरे से अपने चेहरे से हटाया और कहा, यशिका, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी और नहीं रहने दूंगा। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। यशिका ये बात सुनकर बहुत निराश हो गई। यशिका ने अपना सर हिलाया और ध्रुव को मना कर दिया। ध्रुव यशिका के जवाब से चौंक गया था। यशिका ने कहा, तुम्हें सब पता चल चुका है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचा नहीं सकते ध्रुव। तुम्हें यहाँ से अभी के अभी जाना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम पकड़े गए तो तुम भी नहीं जा पाओगे। यशिका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और यशिका का हाथ पकड़कर कहा, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। यशिका ने ध्रुव को गले लगा लिया और जोर से पकड़ लिया। ध्रुव समझ सकता था कि यशिका कितनी ज्यादा डरी हुई है। यशिका ध्रुव की बाहों में आकर रोने लगी। ध्रुव यशिका को सेफ फील करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी अचानक किसी के पैरों की आवाज आई। यशिका वो आवाज सुनते ही पीछे हट गई। यशिका ने ध्रुव से धीरे से कहा, जल्दी करो और छुप जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी हड़बड़ाहट में ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। ध्रुव ने अपने आसपास देखा तो कमरे में एक अलमारी थी, लेकिन बहुत छोटी थी। ध्रुव उसमें छुप नहीं सकता था। जब उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो यशिका ने ध्रुव को पलंग के नीचे छुपने के लिए कहा और ध्रुव पर एक चादर डाल दी। जैसे ही ध्रुव पलंग के नीचे छुपा, ध्रुव को दरवाजा खुलने की आवाज आई। उस दरवाजे के साथ एक बहुत भारी आवाज आई, जिसने कहा, इतनी देर क्यों लगा ली दरवाजा खोलने में? तुम्हें पता है ना, मेरे पास वक्त नहीं होता। ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो आदमी कौन था, लेकिन अगले ही पल वो आदमी यशिका के कमरे में आ गया। ध्रुव को ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही थी। यशिका उस आदमी के आने के बाद से चुप थी। ध्रुव पलंग के नीचे से सिर्फ यशिका और उस आदमी के पैर देख सकता था। ध्रुव ने देखा कि वो आदमी यशिका के बहुत करीब आ गया था। उस आदमी ने यशिका को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। अगले ही पल उस आदमी ने यशिका को पलंग पर धक्का दे दिया। ध्रुव अपने हाथ बांधकर बैठा हुआ था, क्योंकि यशिका ने ध्रुव को छुपने के लिए कहा था। लेकिन ध्रुव कभी भी अपने सामने इस तरह किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता था।
जब भी ध्रुव के सामने किसी औरत पर जबरदस्ती होती थी तो ध्रुव को बचपन का वो दिन याद आ जाता था जब हीरा ने ध्रुव की बुआ माँ के साथ गांव वालों के होते हुए जबरदस्ती घर के बाहर खींच लिया था। ध्रुव गुस्से से लाल हो रहा था कि तभी वो आदमी भी पलंग पर चला गया। ध्रुव उस कमरे में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। तभी अचानक ध्रुव को ख्याल आया कि ये एक भ्रम ही तो है, ये लोग असली नहीं है। ध्रुव ने अपनी कमर पर हाथ रखा जहां ध्रुव ने तरुण से छीनी हुई कुल्हाड़ी बांधी हुई थी। ध्रुव ने धीरे से उस कुल्हाड़ी को अपनी कमर से खोला और ध्रुव पलंग से बाहर निकल गया। जब ध्रुव ने उस आदमी को देखा तो गुस्से से ध्रुव के सर की नस तक दिखने लगी। ध्रुव उस आदमी को देखकर जितना चौंका हुआ था उससे ज्यादा ध्रुव गुस्सा था। ये वही आदमी था जिसने ध्रुव को उस दिन यशिका के घर के बाहर रोका था। ध्रुव ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी से थोड़ी सी आवाज दी। जैसे ही उस आदमी को ये एहसास हुआ कि कोई और भी कमरे में है तो वो पीछे घूमा और उस आदमी के पीछे घूमते ही ध्रुव ने कुल्हाड़ी से उस आदमी की गर्दन पर वार कर दिया। ध्रुव की कुल्हाड़ी उस आदमी की गर्दन में फंस गई और गर्दन से खून की पिचकारी छूट रही थी। ध्रुव और यशिका दोनों पर खून के निशान थे। ध्रुव ने उस कुल्हाड़ी को वापस नहीं लिया था। जमीन पर गिरे हुए उस आदमी को देखकर यशिका बहुत घबरा गई, लेकिन यशिका चिल्लाई नहीं। पर अगले ही पल यशिका के घर के बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने अभी तुम्हारे बेटे को अंदर जाते देखा है अम्मा। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो अंदर चलकर देख लो। तुम्हारा बेटा गांव की विधवा औरतों को कैसे परेशान करता है। अरे मेरे बेटे की क्या गलती है? ये जरूर इस मनहूस का काम होगा। मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, समझे? भीड़ में से कुछ औरतों की आवाज आई। हाँ हाँ सही है, ये लड़की है ही बेकार। एक दिन मैं नदी के पास कपड़े धोने गई थी, तब ये यशिका भी वहां थी। अब मैं क्या बताऊं ये कितनी बेशर्म है। हाँ हाँ मैंने भी देखा था। और तो और इसकी तो आंखें भी नीली हैं। मेरी माँ कहती है कि नीली आंखों वाले लोग तो ऐसे ही खराब होते हैं। अब बोलो, मेरा बेटा बहुत सीधा है। जरूर इस लड़की ने ही मेरे बेटे को फंसाया होगा। वैसे भी इसका पति तो है नहीं, इसे किसका डर है? ध्रुव बाहर वालों की बातें सुनकर समझ गया था कि ये सभी लोग अंदर आने वाले हैं। इसलिए ध्रुव ने पलंग के नीचे से चादर निकाली और यशिका को ओढ़ा दी। ध्रुव ने यशिका को अपनी बाहों में उठाया और कहा, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। चलो खिड़की से चले। जैसे ही ध्रुव और यशिका खिड़की से बाहर कूदे, घर के बाहर खड़े लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। जैसे ही वो लोग कमरे में आए तो एक आदमी चिल्लाने लगा, खून, यहाँ खून है। हे भगवान, ये क्या हुआ? उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने खुली हुई खिड़की देखी और कहा, जिसने भी ये किया है वो जरूर इस खिड़की से भाग गया है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम अब भी उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ ध्रुव यशिका के साथ काफी आगे निकल चुका था। ध्रुव ने यशिका का हाथ पकड़ा हुआ था और वो यशिका को रास्ता दिखा रहा था। ध्रुव यशिका से बात करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। ध्रुव सोच रहा था कि अगर ध्रुव इस भ्रम की दुनिया में पकड़ा जाता तो क्या होगा। क्या वो सच में यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा? इतने अंधेरे की वजह से ध्रुव ने लाइट भी नहीं जलाई ताकि कोई उसकी रोशनी से ध्रुव और यशिका को पकड़ न ले। ध्रुव चांद की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहा था। पहाड़ पर बहुत बड़े बड़े झाड़ थे। ध्रुव के पास उसकी कुल्हाड़ी भी नहीं थी, वरना ध्रुव उस कुल्हाड़ी से ये झाड़ काट कर आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब ध्रुव को अपने हाथ से सब हटाना पड़ रहा था। ध्रुव की स्किन झाड़ी के कांटों से छिल गई थी। इतनी रात में ध्रुव बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रहा था। वो बस विभाषा गांव से दूर जाना चाहता था, पर इतनी रात को पहाड़ पर जंगली जानवरों की आवाज से ध्रुव काफी सहमा हुआ था। हवा में नमी की वजह से ध्रुव को सब धुंधला दिखाई दे रहा था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था
कि ये ओस है या ध्रुव का पसीना। ध्रुव और यशिका बहुत आगे आ चुके थे और शायद वो भटक भी गए थे। ध्रुव ने देखा कि यशिका की सांस फूल रही है, पर फिर भी यशिका ने कुछ नहीं कहा। इसलिए ध्रुव थोड़ी देर रुक गया और ध्रुव ने कहा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बैठते ही यशिका के पेट से आवाज आई। यशिका को भूख लगने लगी थी। तभी ध्रुव को याद आया कि उसके पास निर्मला काकी की दी हुई रोटियां हैं। ध्रुव ने वो रोटियां यशिका को दे दी। वो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख मिटाने के लिए काफी थी। ध्रुव और यशिका खाना खाते हुए बात कर रहे थे। ध्रुव ने यशिका से कहा, निर्मला काकी ने मुझे ये रोटियां दी थी। ध्रुव खाना नहीं खा रहा था, इसलिए यशिका ने ध्रुव से पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। ध्रुव ने यशिका से झूठ कहा था। ध्रुव नहीं जानता था उसे कब तक पहाड़ों में भटकना पड़ेगा, इसलिए ध्रुव बस खाना बचा कर रखना चाहता था। यशिका ने ध्रुव से पूछा, निर्मला काकी कैसी हैं? ध्रुव जानता था कि यशिका इस समय असली दुनिया में रह रही निर्मला काकी की बात कर रही है। ध्रुव ने यशिका को निर्मला काकी की हालत बताई तो यशिका ध्रुव की बातें सुनकर रोने लगी। यशिका का पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुव यशिका से सच जानना चाहता था। ध्रुव जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ था सालों पहले। ध्रुव ने सोचा कि इस सवाल को पूछने का कोई सही टाइम नहीं है, इसलिए जितना जल्दी ध्रुव यशिका से ये पूछेगा उतना अच्छा होगा। ध्रुव ने हिम्मत जुटाई। ध्रुव यशिका से पूछने ही वाला था कि अचानक ध्रुव को झाड़ियों में से कुछ आवाज आई। ध्रुव चौकन्ना हो गया। ध्रुव को लग रहा था कि ठंडी हवा आकर ध्रुव को छेड़ रही है। हलचल की आवाज तेज हो रही थी। वो आवाज सुनकर यशिका ध्रुव के पीछे छुप गई। अंधेरी काली रात में सिर्फ चांद की रोशनी में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। ध्रुव उस आवाज को अपनी तरफ आते हुए सुन सकता था। अचानक ध्रुव के सामने एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। उस परछाई की गर्दन में कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। ध्रुव ने सोचा, ये क्या? इसे अभी तो मैंने मारा था, ये खड़ा कैसे हो सकता है? ये वही आदमी था जो यशिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ध्रुव और यशिका दोनों उस आदमी को सामने देखकर घबरा गए थे। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था, लेकिन वो उसके बावजूद खड़ा हुआ था। उसमें से खून की बदबू आ रही थी। यशिका ध्रुव का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और कह रही थी, ध्रुव, अब हम क्या करेंगे? उस परछाई की आंखें खून से सनी हुई और खून बहकर वो आदमी ध्रुव और यशिका को घूर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। आदमी ने कहा, तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उस परछाई ने अपने गले से कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लिया। ध्रुव ने अपने बैग से भभूत निकाल ली और दूसरे हाथ से एक जादुई सील बना ली। ध्रुव को लड़ने की तैयारी करता देखकर वो आदमी ध्रुव की तरफ भागता हुआ आया। ध्रुव ने अपनी जादुई सील और भभूत आदमी पर फेंक दी और अगले ही पल उस आदमी के शरीर में आग लग गई। ये कोई मामूली आग नहीं थी। जादुई सील की आग का रंग लाल था। वो आदमी जमीन पर दर्द से चिल्लाते हुए लौट रहा था। आग अचानक से बढ़ गई, लेकिन ध्रुव ने यशिका को पीछे किया और बचा लिया। जैसे ही वो आग शांत हुई, ध्रुव ने देखा उस आदमी का शरीर पूरी तरह जल चुका है। ध्रुव ने यशिका से कहा, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर यशिका मुस्कुराने लगी, पर अगले ही पल यशिका की मुस्कुराहट गायब हो गई और यशिका ने कहा, ये सब ठीक नहीं हुआ ध्रुव, पीछे देखो। ध्रुव जैसे ही पीछे घूमा, उसने देखा कि सामने वो आदमी फिर से खड़ा हो गया है। आखिर कैसे बचेगा ध्रुव इस अधमरे भूत से? जानने के लिए सुनते रहिए द स्त्री टू कल आना।